नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका तीसरा अध्याय हम शुरू कर चुके थे और हमारे अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर की बात करें तो हमारे दो भाग कंप्लीट कर लिए, जहां हमने ये जाना था कि मुद्रा क्या होती है, इसके जो अनिवार्य लक्षण हैं उनको हमने देख लिया था। साथ ही साथ में हमने ये देखा था कि जो बैंक है वो कैसे कार्य कर रहे हैं, बैंकों का निक्षेप क्या होता है, मांग जमा किसे कहते हैं, मुद्रा के जो अनिवार्य लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, चेक द्वारा भुगतान, इन सभी प्रक्रियाओं को हमने अब तक के हमारे अध्याय के अध्ययन में समझ लिया। आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग 3 और हम इसमें देखेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। भाई, बैंक ने पैसा तो जमा कर लिया, उस पर सूद भी दे रहा है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। तभी तो बैंकों में हम डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हमें वहां से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि बैंकों के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंकों के पास पैसा कहां से आ रहा है कि वो हमारे पूंजी की रक्षा भी करता है, उसे डिपॉजिट भी करता है और उस पर हमें ब्याज भी देता है। तो उस पूंजी का वो करता क्या है? तो बच्चों, इस पूंजी को वो जिस चीज में उपयोग में लेता है वो होता है ऋण। अब ये ऋण क्या है, ऋण से कर्ज जाल कैसे बनता है और ऋण कहाँ उपयोगी है, कहाँ ऋण के नुकसान होंगे, इन सब के बारे में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम जानेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बच्चों, अगर हम बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है, और वो कौन से प्रश्न होंगे? देखिए, पहला ऋण पर देने के लिए बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? भाई, बैंक ऋण तो दे देते हैं, आप पर्सनल लोन लो, होम लोन लो, कार लोन लो, कई तरह के लोन, यानी ऋण तो वो हमें दे रहे हैं, परंतु उनके पास ये ऋण देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? दूसरी बात, अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा? भाई, मैंने भी जमा करवाया हुआ है, आपने भी बैंकों में निक्षेप दे रखा है। अगर हम ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं बच्चों, बैंकों में निक्षेप, मांग जमा, तो अब हमें कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमें अच्छे से हम पता है ये क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हमने भाग 2 में देख लिया था। अगर आप और हम सब मिलकर के हमारी जो मांग जमाएं हैं, बैंकों का निक्षेप है, उसे लेने के लिए एक साथ पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, कैसी स्थिति होगी? ये प्रश्न आना हमारे दिमाग में स्वाभाविक है। भाई, हमें उड़ता उड़ता ज्ञान मिला कि बैंक ऋण पे पैसा कौन सा दे रहे हैं, जो हम जमा करवाते हैं उसको दे देते हैं। ये हमें उड़ती उड़ती खबर आई, कैसे देते हैं वो अलग प्रोसीजर है, वो हम समझेंगे। फिर हम ये सोचते हैं, चलो भाई ये बात तो समझ में आ रही, भाई हमने पैसा जमा करवाया, उन्होंने ऋण पे दे दिया, ठीक। परंतु क्या हो अगर हम सब मिलकर के एक ही टाइम पहुंच जाएं और वहां से कहें, लाओ भाई हमें हमारा पैसा निकालना है? मना तो नहीं कर सकता ना बैंक, हमारा डिपॉजिट है। तो हमने अगर वो निकाल लिया तो बैंक जो ऋण पे पैसा दिया है वो कहां से लाके इतनी जल्दी देगा? क्योंकि ऋण पे अगर पैसा दिया जाता है तो उसकी अवधि होती है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, शर्तों के अनुसार जो भी अवधि निर्धारित की गई है उतने वर्ष में वो ऋणकर्ता, जो ऋण कर्जदार व्यक्ति है, वो उस ऋण को चुकाता है। पर हम तो अभी चले गए सारे के सारे, फिर बैंक पैसा कहां से अरेंज करेगा? ये ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है। तो चलिए इनके आंसर ढूंढते हैं। देखो बच्चों, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आया है कि एक बहुत बड़े भाग को। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं और उसकी गाइडलाइन की बात करते हैं, जिसके अंडर सारे बैंक काम करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे बताया गया है कि 15% भाग को तो आप अपने पास में रखेंगे ही रखेंगे। अगर आपके पास में जमा राशि है 100 रुपये, तो आपको 15 रुपये तो आपको डिपॉजिट में रखने ही रखने, आप पूरा ऋण में नहीं दे सकते। बैंकों को ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो हम ये समझ पा रहे हैं 15% राशि कम नहीं होती। ये 100 रुपए पे हम देख रहे हैं 15 रुपए रखे गए हैं, 1000 रुपए पे ये राशि 150 होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे जितनी भी बैंकों का निक्षेप है, बैंकों का जो जमा है, उसका 15% बैंक अपने पास में रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो जमाकर्ता व्यक्ति हैं, जो अपना मांग जमा को लेने आने वाले व्यक्ति हैं, उनका काम इस 15% में चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सारे व्यक्ति एक साथ बैंकों में जाते ही नहीं है। उस दिन लेन देन जब बैंक में होता है तो हम देखते हैं उस दिन कुछ व्यक्ति जमा करा रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अपना मांग जो जमा है उसको वापस ले रहे होते हैं, कुछ भाग ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये 15% रखा गया है बैंकों में, यानी हम ये कहें ये भंडारित किया गया है, ये अमाउंट इस पूरे लेन देन को एक्टिवेट रखता है।
बच्चों साथ ही साथ देखिए, हाँ यहाँ हमने एक शब्द यूज और किया है, आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। चाहे किसान को हम देख ले ग्रामीण क्षेत्रों में, या बड़े बड़े उद्योगों को देख ले, या पर्सनल व्यक्ति को देख ले, किसी को, सबको ऋण की आवश्यकता रहती ही रहती है। भाई किसी को दवाइयों के खर्च पूरे करने हैं, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, किसी को हम देख रहे हैं कुछ अपने इक्विपमेंट्स लेने हैं, घर लेना है उसके लिए लोन चाहिए, किसी को पर्सनल जरूरत के लिए लोन चाहिए। तो ऋण की आवश्यकता तो हम देखते हैं किसी ना किसी रूप में हर किसी को रहती है। आर्थिक गतिविधियों की बात कर लें, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किसी भी सेक्टर की हम बात करें, वहां पर हम देखते हैं कि इन सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऋण की तो मांग रहती है। मैं भी आपको कहूं भाई मैं आपको ऋण उपलब्ध करा रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन है, आप इंस्टॉलमेंट्स में वापस जमा करवा देना, इंस्टॉलमेंट आपकी सहूलियत के हिसाब से होगी। तो एक बार तो आपका माइंड कहेगा हाँ मुझे वो डिमांड चाहिए, वो चीज मेरी मुझे लेनी है, मुझे परचेज करनी है, तो मैं लोन ले ही लेता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को ऋण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो बैंकों का काम बड़ी आसानी से चलता है। वो क्या करते हैं, पूरा अमाउंट का 15% अपने पास स्टोर रखता है, बाकी सारा वो क्या कर देते हैं, ऋण पर दे देते हैं। अब देखिए आगे, बैंक जमा राशि को लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा लगभग 85% भाग हमारी अमाउंट का बैंक क्या कर रहा है, यूज कर रहा है लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमाकर्ताओं की, हम समझ पा रहे हैं ना, जमाकर्ताओं की जो अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है यानी कर्जदार, इनके बीच में क्या कार्य कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम कर रहा है। अब भाई काम कोई भी करे, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा पहला मोटो क्या होता है, हम तो निजी क्षेत्र के है ना, हमारा पहला मोटो क्या है कि हमें लाभ मिलना चाहिए, यही ध्येय होता है। तो बैंक अगर यहां मध्यस्थता कर रहा है दोनों के बीच में, जमाकर्ता जिनके पास में क्या है एडिशनल पैसा है, और कर्जदार जिन्हें पैसे की जरूरत है, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम हमारा बैंक करता है। तो इसे प्रॉफिट क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। भाई आप बैंकों में डिपॉजिट करवा रहे हैं, आपको हम ब्याज दे रहे हैं 4%, सपोज करना हम 4% दे रहे हैं आपको ब्याज, आपकी जमा पर आपने 100 रुपए जमा करवाए, हमने आपको 4 रुपए ब्याज दे दिया। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है जिसको ऋण पर 100 रुपए चाहिए, उससे मैं 15%, 7 से लेके 15% तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज ले रहा हूं, मैंने 15% पे उसे दे दिया। इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। अगर ये व्यक्ति अपना पैसा लेता है ऋण के ब्याज के साथ में तो इसको मिलता है 104 रुपए, समझ रहे हो ना आप। और अगर ये व्यक्ति अपना ऋण जमा करवाता है ब्याज के साथ में तो इसको देना पड़ रहा है 115 रुपए। अंतर आप देख पा रहे हैं यहां पे जो 11 रुपए का अंतर है, ये पूरा मुनाफा प्रॉफिट किसका है, बैंक का। तो आप समझ रहे हो इस मध्यस्थता की स्थिति में बैंक को क्या प्रॉफिट होता है, कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर या बीच का जो अंतर है वो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न यहीं से उठता है कि बैंक वर्क कैसे करते हैं, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं और उससे ज्यादा ब्याज वो ऋण पर लेते हैं। जो ये कर्जदारों से लिया गया जो ब्याज है और जमाकर्ताओं को देने वाला जो इंटरेस्ट है, वो दोनों का जो अंतर है वो ही किसका स्रोत है, आय का प्रमुख स्रोत है बैंकों की आय का। और यहां हमने उसको प्रैक्टिकली समझ लिया। भाई आप देख रहे हैं 11 रुपए, ये सीधा सीधा प्रॉफिट किसका है, ये बैंक का प्रॉफिट है, तभी बैंक चल पाते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे यहाँ डायग्राम्स में भी हम समझ सकते हैं, एक तरफ आप देख पा रहे हैं हमारे जमाकर्ता हैं, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कर्जदार हैं। जमाकर्ता कौन है, जिनके पास में एडिशनल पैसा है और वो बैंकों में अपनी आवश्यकता को पूरी होने के बाद में पैसा जमा कराने जा रहे हैं, ठीक है। कर्जदार कौन है, जिन्हें पैसे की जरूरत है अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए, और वो कहां जा रहे हैं, वो बैंकों से ऋण लेने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इन जमाकर्ताओं ने बैंकों में पैसा जमा करवाया और लोग धन निकालते हैं और ब्याज भी इनको मिलता है। ये प्रोसीजर हुई, पर कैसा मिलता है, उनकी तुलना में कम। आगे बात करते हैं। देखिए ये लोग ऋण लेने के लिए जाते हैं और ऋण को चुकाते हैं और ब्याज भी देते हैं। इससे क्या हो रहा है, इस पूरे खेल में बैंकों की जो आय है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इस प्रकार बैंकों की जो गतिविधियां हैं वो काम करती हैं। बच्चों साथ ही साथ ये देखिए जो बैंक है वो हमारे
सरल शब्दों में हमने देख लिया कर्जदार एवं जमाकर्ता के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं और कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का जो बीच का अंतर है वही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। और इसका एग्जाम्पल आपको माइंड में सेट रखना है 104 वाला, यहाँ हम राइट कर सकते हैं 104 वाला और 115 वाला। इससे हमें पूरा खेल हमें समझ में आ जाएगा कि बैंक का प्रोसीजर कैसे कार्य कर रहा है। यहाँ से 104 देने हैं, वहाँ से 115 लेने, तो 11 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट किसे हो रहा है, हमारे बैंकों को। ऐसे बैंक कार्य करते हैं। बच्चों यहाँ बैंकों की गतिविधियों का हमने बात कर ली, ऋण संबंधी बातें भी हमने कर ली। अब हम ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करना पसंद करेंगे कि जो हमारा ऋण है क्या ये हमारी आय को बढ़ाता है या फिर ऋण लेने से हम कर्ज के जाल में फंसते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। पर देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साख की दो विभिन्न स्थितियां जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। देखो बच्चों होता क्या है, साख मतलब ऋण। इस शब्द को हमने पहले ही क्लियर कर लिया था हमारे पार्ट 1 में, क्योंकि मुझे पता था कि हम जब साख की बात करेंगे तो ऋण शब्द हमारे सामने निकल करके जल्दी से नहीं आएगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं ऋण की दो विभिन्न जो स्थितियां हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे दो अलग अलग स्थितियों में जो ऋण है एक के लिए लाभदायक बन रहा है तो एक के लिए हानिकारक हो रहा है। इन दोनों की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। वो सारे काम है भाई। ऋण का मतलब उधार से हमारा तात्पर्य है एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो कई सारी चीजें हैं भाई। आप केवल बैंकों की थिंक मत करो, साहूकार की बात भी माइंड में रख लेते हैं। साहूकार क्या कहता है, मैं आपको इतना धन दूंगा परंतु आपको 2 महीने 3 महीने मेरे ये कार्य करने होंगे। ऐसा कुछ हम समझ पा रहे हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि हमने किसी से ऋण लिया, कुछ पैसा उधार लिया, तो हमें उसके बदले में कुछ अमाउंट या कुछ कागज हमारे जमीनों के या हम कहते हैं कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, उसके एवज में गिरवी रख रहे हैं। तो अगर हम कर्ज नहीं चुका पाते तो वो उसे सेल आउट करके अपना भुगतान ले लेता है। तो ऐसा हम समझ पा रहे हैं कि वो पूरी प्रक्रिया चाहे हम देखें वस्तुओं को रख करके हो रही हो, मुद्रा के ब्याज के रूप में हो रही हो, ये सारा किसी न किसी रूप में यहाँ पर ऋण का प्रयोग किया जाता है। भाई ये ऋण का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये ऋण का प्रयोग ऐसे ही तो हो रहा है। आप चाहे वस्तु रख के पैसा ले रहे हो, फिर उसका ब्याज और पैसा दे करके अपनी वस्तु वापस ले रहे हो, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बन रहा है, वो हमारे ऋण को इंडिकेट करता है। बच्चों जो अलग अलग स्थितियों की हमने बात करी थी उनकी जो पहली स्थिति है उसको एक बार हम अध्ययन करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। त्योहारों का मौसम है भाई, चलो ऋण ने बना दिया यहाँ तो मौज ही मौज है। ऋण से कैसे मौज आई, देखो अब से 2 महीने बाद त्योहारों का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। एक छोटा सा व्यापारी है सलीम जो जूते बनाने का काम करता है और उसे एक बड़े व्यापारी से एक ऑर्डर मिलता है कि भाई सलीम त्योहारों का मौसम है, आप हमें 3000 जोड़ी जूते दे सकते हो क्या बना करके, ठीक है, और जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। मांग आ चुकी है इसके पास में, इसको टाइम मिल चुका है। अब क्या चीज है, देखो उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। पहली चीज तो ये है 3000 जोड़ी अगर लंबे टाइम में बनाना होता तो वो जितने मजदूर उसके पास, जितनी उसके पास फैसिलिटीज हैं उनका यूज करके वो बना देता। परंतु यहाँ उसने समय के बैंडेशन को देखा कि मेरे पास 1 महीने का समय है और इस पूरे टारगेट को, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिलाई और चिपकाने का काम करवाने के लिए अलग से मजदूर रखने की आवश्यकता होगी। तो अब बच्चों अलग से मजदूर रखना है तो उन्हें अलग से पेमेंट भी देना होगा, सब चीजें व्यवस्थित करनी होंगी, हो सकता है कुछ बड़ी मशीनें भी लानी पड़े। इन सब के लिए चाहिए पैसा, और पैसा आएगा कहां से, अब ये देखते हैं। तो उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। 2 स्रोत कौन कौन से हैं, पहला एक चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। चमड़ा व्यापारी को कहता है भाई आप हमें चमड़ा दे दीजिए, मैं आपको भुगतान बाद में कर दूंगा। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने
से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साख की स्थितियों के बारे में। देखो बच्चों, इसने क्या किया, व्यापारी को कहा कि आप मुझे कच्चा माल भेज दीजिए व्यापारी को, और उनसे कहा कि इसका भुगतान मैं आपको 1 महीने बाद में कर दूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा उसने क्या किया कि मुझे आप है ना कुछ डिपॉजिट करवा दीजिए, आप हम कह सकते हैं कि आप हमें कुछ एडवांस दे दीजिए पैसा, 1000 जोड़ियों का अमाउंट, ताकि मैं आपको 3000 जोड़ियां बना के दे सकूं महीने भर में, और फिर आप मुझे उसका भुगतान दे देना। तो ये दोनों बच्चों स्थितियां ऋण की स्थितियां हैं। ऋण की स्थितियां कैसे कह सकते हैं भाई? उसने देखो चमड़ा व्यापारी से उधार ले लिया पैसा, पर यहां उसने भुगतान ऐसा लिया है जिसमें उसे बाद में भुगतान करना होगा। दूसरी स्थिति की हम बात करें यहां पे, तो वहां पे उसने जो पैसा लिया है अपने व्यापारी से, जिसको जूते चाहिए, उससे उसने अग्रिम भुगतान ले लिया। अगर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता तो इसे क्या करना होता, ये 1000 जोड़ी का जो अग्रिम भुगतान इसने लिया है वो चुकाना पड़ता है। तो ये दोनों स्थितियां ऋण की। हम ये नहीं कह सकते 1000 जूतों का जो पैसा है वो अभी सलीम का है, क्योंकि इसने जूते दिए कहाँ हैं उसे, व्यापारी को जूते पहुंचाए नहीं ना। तो ये भी क्या है, ये भी ऋण है। अब आगे हम इस स्थिति को देखते हैं। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है, और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। कौन से वाली? जो उसने चमड़ा व्यापारी से लिया, क्योंकि 1000 जूतों का जो पेमेंट उसने लिया था वो तो इसका पैसा अब बन गया है, क्योंकि इसने जूते दे दिए उसके बदले। तो यहाँ पैसे के बदले वस्तु दे दी गई है, और वहां वस्तु के बदले पैसे दिए जाएंगे। तो ये दोनों स्थिति हमने यहां देखी। और यहां पे जो ऋण लिया गया वो कैसा ऋण था? पॉजिटिव ऋण। इसने इसकी जिंदगी को अच्छा बनाया, इसको अच्छा खासा लाभ भी मिला है, और इस लाभ से वो आगे अपने व्यापार को बढ़ा सकेगा। एक उदाहरण हमने देखा, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। सपना की समस्या। अब सपना क्या है, देखिए, एक छोटी किसान सपना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। यहाँ सीधा सीधा उसने क्या किया है, ऋण ले लिया है साहूकार से, अमाउंट के रूप में, पैसे के रूप में। जिससे क्या है, उसे कीटनाशक खरीदने हैं, उसे अच्छे बीज खरीदने, ये सब चीज़ों के लिए उसने ऋण ले लिया है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से हम ये देख पा रहे हैं फसल बर्बाद हो जाती है। कीटनाशकों का हमला हो गया, कीटों का हमला हो गया, और फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो जो ये अमाउंट उसने ऋण के रूप में लिया था वो तो फसल में लग चुका है ना। पहले फसल के लिए उसने मानो मशीनें मंगवाई होंगी, बुआई के लिए उसने ये देखा होगा, अच्छे बीज मंगवाए होंगे, खाद के लिए मंगवाए होंगे। तो ये सब जो अमाउंट उसने ऐड किया वो फसल में लग चुका था, और वो फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। कर्ज इसने ले लिया था पहले। ठीक है। अब देखिए आगे की स्थिति। हालांकि सपना की बात हम कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है। उसने वेस्टेज भी कर दिया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी कर लिया, परंतु हम ये देखते हैं कि उसकी फसल नहीं बचती, और उसे साहूकार का जो कर्ज है वो लौटाना था, परंतु वो क्या हुई, असफल हो जाती है। और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। हम ये जानते हैं जो साहूकार का ब्याज होता है वो कैसे चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, भाई ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, 10 से 11, 11 से 15, 15 से 20, इस हिसाब से ये ब्याज बढ़ता है। और साल के अंत की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। यानी कि इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है कि जिससे वो अपना गुजारा करती है, और हो सकता है इस साल का जो कर्ज था उसकी अदायगी कर दे, परंतु जो पिछली रकम थी जो दिन दिन बढ़ती जा रही है वो अब उसके सामने ज़्यादा बड़ी रकम बन जाती है। स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। सपना के सामने हम देखते हैं काफ़ी बड़ी समस्या आ चुकी है। तो देखिए वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्थिति आई वो कैसी दी, कर्ज ने डाउन साइड दे दी, नेगेटिव स्थिति यहाँ क्रिएट हुई है। कर्ज ने यहाँ लाभ देने की बजाय उसको हानि दे दी। उसके पास में जो जमीन थी जिससे वो गुजारा कर रही थी उसका कुछ हिस्सा भी उसे बेचना पड़ गया है। तो इन दोनों स्थितियों में हमने ये देखा, एक स्थिति ऐसी थी जहां कर्ज ने पॉजिटिव रुख दिया। पॉजिटिव ऐसे दिया कि जो सलीम का बिस्तर है वो थोड़ा ऊपर आया, उसको अच्छा लाभ हुआ और उसका जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा भाई? जिस व्यापारी ने 3,000 जोड़ी ली उसने देखा कि इसने टाइम पे ऑर्डर पूरा किया, अगले बार हो सकता है वो सारा ऑर्डर 5-10 हजार जोड़ियों का ऑर्डर है वो सलीम को देगा ना, क्योंकि उसने अच्छे टाइम पे पूरा किया। वहीं अगर चमड़ा व्यापारी की बात करें जहां से सलीम ने चमड़ा उधार लिया था, तो वो भी अगली बार सलीम को चमड़ा उधार देने के लिए मना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सलीम ने टाइम पे उसका पैसा दे दिया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रथम स्थिति में जो कर्ज था, लिया गया ऋण था, उसने उसके जीवन को अच्छा बनाया। वहीं हम अगर सपना की बात करें तो यहां जो कर्ज लिया गया है उसका प्रोडक्शन कैसा गया? नेगेटिव गया है। और यहां पर सपना की स्थिति और भी दुर्बल हो गई है, उसको बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगी हैं और वो कर्ज में फंस चुकी थी और उसने अपनी जमीन को भी बेच दिया है। तो यहाँ प्रॉफिट की वजह क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बच्चों यहाँ से निकल करके जो हमारे सामने टॉपिक्स आ रहा है वो ये है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों यानी इन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि भाई ये पहले लगते हैं, पहले चाहिए ना, प्रोडक्शन तो बाद में मिलता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है और इस पूरे टाइम पीरियड में जो ऋण लिया गया है उस पर ब्याज बढ़ता जाता है। और फिर अगर हमारी फसल अच्छी नहीं होती तो हमें चुकाना पड़ता है इसका मोल, वो चाहे हमारी ज़मीन दे के करो, चाहे हमारा घर गिरवी करके करो, हमें हमारा ब्याज और ऋण चुकाना पड़ता है। तो ये स्थिति हम देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी प्रकार बच्चों, आमतौर से जो किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। मुझे लगता है ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, हम समझ पा रहे हैं। अगर सपना की बात करें, उसकी फसल अच्छी हो जाती तो वो कर्जा चुका देती, परंतु अगर फसल की कमाई कम हुई है, फसल अच्छी नहीं हुई है, तो कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे, हम ऋण की अदायगी नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ से निकल करके हम आगे चलें और सपना पर कुछ डिस्कस करें तो देखिए, सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई थी। जैसा हमने डिस्कस किया है, उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ गया था। और ज़्यादातर हम बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऋण का इफेक्ट देख रहे हैं। प्रश्न भी बनता है सीधा सीधा थिंकिंग टाइप का हमारा, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एक समस्या भी है। ऋण को मतलब ऋण का जो रुझान है वो समस्या के रूप में देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम आय के स्रोत की बात करें तो वो प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी हमारे कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां। अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट 3 से 4 महीने पहले लगता है, यानी कमाई से 3-4 महीने पहले। और जो अदायगी की हम बात करें वो डिपेंड करता है हमारी फसल की कमाई पर। अब फसल अच्छी नहीं होगी तो ऋण की समस्या आ जाएगी, कर्ज की समस्या होगी। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्ज है उसे एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें, ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। जब लिया गया कर्ज हमारी स्थिति को बद से बदतर कर देता है तो इसे हम कहते हैं कर्ज जाल, क्योंकि कर्ज के जाल में वो फंस चुकी है। कर्ज जाल एक हमारा पारिभाषिक शब्द है, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कर्ज जाल क्यों कहा गया है कर्जे को? कर्जे से निर्मित होने वाला ऐसा जाल जिसमें व्यक्ति फंस जाने के बाद में अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए जो सहायक सामग्रियां उसके पास में होती हैं उन्हें भी वो छोड़ना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ सपना ने अपनी जमीन का त्याग कर दिया था। तो बच्चों यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि जो ऋण है उसकी स्थितियाँ कुछ ऐसी थी। कहीं पर ऋण लेना अच्छी बात होती है, यानी हम ये कह सकते हैं उससे हमें प्रॉफिट होता है, और कहीं पर अगर हम ऋण लेते हैं तो वहां हमें प्रॉफिट की जगह नुकसान हो जाता है। दोनों एग्जांपल हम मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है निबंधात्मक प्रश्न में। चलो अब कुछ डिस्कस करें। इस मामले में अगर हम बात करें, ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है, जैसा कि सपना बाहर नहीं निकल पाई थी। चलो अब एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ऋण उपयोगी है या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। ऋण उपयोगी है या नहीं,
किस प्रकार आकलन किया जाएगा। हम दोनों उदाहरण यहाँ मेंशन कर सकते हैं, निबंधात्मक होता है तो, और नहीं हम सीधे शब्दों में क्या कहेंगे। अगर एक स्थिति की हम बात करें जहां ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, वहीं अगर दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं, फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है, जैसे कि सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। यानी अगर हम सलीम का उदाहरण देख करके ऋण की तरफ आकर्षित होते हैं तो हमें सपना के उदाहरण पर भी विचार करना चाहिए, जिससे कि ऋण से निर्मित होने वाला जो कर्ज जाल है उसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है। बच्चों, अगर हम ऋण को लाइटली देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम ऋण ले लेंगे, उससे ये व्यापार करेंगे, उसमें इतना मुनाफा होगा, तब ऋण हमारे लिए, यानी ऋण लेना संभावनाओं पर आधारित नहीं होता। ऋण वास्तविक स्थिति पर लिया जाए तो वो हमें प्रॉफिट ही देता है, जैसा कि सलीम ने कहा। क्योंकि सलीम ने क्या किया था कि सलीम को ये पता था कि मुझे 3000 जोड़ी देनी ही देनी है, मैं ऑर्डर मेरे पास पक्का है, मुझे देना है। उसने वहां से क्या किया, पैसा भी ले लिया, चमड़ा भी ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं ऑर्डर पूरा करूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम देखें सपना की स्थिति के बारे में, तो उसने संभावनाओं पर निर्भर होते हुए ऋण लिया था, जिसका भुगतान उसे अपनी जमीन को बेच करके करना पड़ा था। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा में हमने ये देखा कि कैसे बैंक अपने ऋण संबंधित कार्य करते हैं और कैसे जो साख या ऋण है उसकी जो अलग अलग स्थितियां हैं उनका आकलन हम कर पा रहे हैं। जहां हमने ये पता कर लिया कि ऋण को हम किस स्थिति में लाभदायक कह सकते हैं और किस स्थिति में हम ऋण को हानिकारक कहेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, बैंकों के निक्षेप से जुड़े हुए, बैंकों की कार्यप्रणाली से जुड़े हुए मुद्रा और साख की जो तुलना है उसके बारे में निर्मित हमारा यह अध्याय समझ में आ रहा होगा। आप सीख रहे होंगे अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।